हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 यानी बिहार शिक्षक भर्ती 2024 की तैयारी अगर आप कर रहे हो क्लास 11th और 12th की इकोनॉमिक्स के लिए, तो ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। इस क्लास के अंदर आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन इस क्लास में आपको बहुत सारी सीरीज जो चल रही है, यानी कि जिसमें सारे टॉपिक्स को कवर किया जा रहा है, लगभग लगभग आप उन सभी टॉपिक्स को जरूर चेक कर ले एक बार। आपके एग्जाम के लिए वो बेनिफिशियल जरूर होंगे। शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। मॉनेटरी पॉलिसी में आपको एक ओवरव्यू दे दूं पहले तो। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिक तौर पर आप जानते हो कि इसको आरबीआई के द्वारा बनाया जाता है और हर साल में 6 बार बनाती है। आरबीआई का काम है, उसकी एक कमेटी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। उस कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि वो इस तरह से डिफाइन करे ब्याज दरों को कि देश में जो मनी की सप्लाई है वो ज्यादा ना रहे, वो कम भी ना रहे, जो महंगाई है वो भी एडजस्ट हो जाए। यानी महंगाई को, मनी की सप्लाई, मुद्रा की आपूर्ति को एडजस्ट करना, घटाना या बढ़ाना, इसको ध्यान में रखते हुए ब्याज दरों का निर्धारण करना, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर करना, ओपन मार्केट ऑपरेशन करना और बाकी सारे काम जो होंगे वो मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा होंगे। हम इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए 25 क्वेश्चनों की सीरीज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के साथ यहां पर पहला सवाल है कि रेपो क्रियाओं में से किस एक के बारे में जो है वो सत्य नहीं है। जो रेपो है हमारे पास, बेसिक तौर पर आपको याद रखना है कि रेपो जो होता है, यानी कि जिसको हम रेपो रेट कहते हैं, रेपो ऑपरेशंस कहते हैं। अब यहां पर जनरली आपको 3 ऑप्शन के बाद चौथे में मोर देन वन ऑफ द अबव और पांचवे में नन ऑफ दीज मिल सकता है, क्योंकि बीपीएससी का पैटर्न वही फॉलो होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को याद करना कि इनमें से क्या 3 सही हैं और कौन सा एक है जो सही नहीं है। तो मेरे भाई याद रखना, तो ये जो है विदेशी मुद्रा की उपलब्धता को बढ़ा देता है रेपो रेट जो होता है। रेपो क्रियाएं साख के प्रवाह को नियंत्रित करती है, बात सही है। जो क्रेडिट का फ्लो है वो कम ज्यादा हो जाता है, इससे जो लिक्विडिटी है वो एडजस्ट हो जाती है। और ये भी याद रखना यहाँ पर कि इससे विदेशी मुद्रा पर भी लेन देन पड़ता है। इससे विदेशी मुद्रा बढ़ जाती है या घट जाती है रेपो रेट से, लेकिन इसको वाणिज्यिक बैंक द्वारा इंप्लीमेंट नहीं किया जाता, इसको इंप्लीमेंट किया जाता है आरबीआई के द्वारा। क्योंकि रेपो रेट हो या रिवर्स रेपो रेट हो, इनको लाना, इनको अप्लाई करना, इनको इंप्लीमेंट करना, ये सब आरबीआई का काम ही है, किसी इंडिविजुअल बैंक का काम नहीं है। इसलिए आप कहोगे सर ए ऑप्शन गलत है, क्योंकि सवाल में यही पूछा है कौन सा सत्य है नहीं है, तो हम कहेंगे ए सत्य है नहीं है। अगला क्वेश्चन है, साख नियंत्रण करने के लिए, साख का मतलब सिंपली वर्ड में याद रखना, मनी की सप्लाई को नियंत्रित करने के लिए, साख का नियंत्रण करने के लिए मेरे दोस्त याद रखो यहां पर आरबीआई को क्या करना होगा। तो साख का नियंत्रण करने के लिए देखो, साख यानी मनी की सप्लाई को कम करने के लिए हमेशा याद रखो, अगर हम सीआरआर को बढ़ाते हैं, सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशो, अगर हम एसएलआर को बढ़ाते हैं या रेपो रेट बढ़ाते हैं या बैंक रेट एमएसएफ रेट बढ़ाते हैं, इनको बढ़ाने से, बैंक रेट होता है और एक एमएसएफ रेट होता है, इनको बढ़ाने से जो मनी की सप्लाई है हमारी, वो मनी की सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। और ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर परचेजिंग करने या सेल करने से, ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेल करने से ऐसा होता है। क्योंकि जब हम ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है, आरबीआई जो होता है ना, वो सरकारी चीजों को बेचने और खरीदने का काम करता है। जब जब आरबीआई बेचता है, जनता खरीदती है, तो जनता का पैसा आरबीआई के पास चला जाता है और जनता के पास कम हो जाता है। तो अगर ये कहा जाए कि साख को कम या नियंत्रित करना हो तो सीआरआर बढ़ाएंगे तो ठीक है, एसएलआर बढ़ाए तो भी ठीक है, बैंक रेट बढ़ाए तो भी ठीक है, लेकिन ओपन मार्केट ऑपरेशन में परचेजिंग को बढ़ावा मिले तो ये गलत है। क्योंकि परचेजिंग बढ़ाने से तो आपका साख बढ़ जाता है, कम नहीं होता, क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाता है, सेल करने से ये कम होता। अब यही सवाल पूछा था किसका उपयोग नहीं करती, डी ऑप्शन गलत है इसमें, और गलत ही आपको आंसर करना है, याद रखिए। कौन सा क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल का टूल है। देखो, जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं, हम उनको क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव में डिफाइन करते हैं। जो क्वांटिटेटिव नंबर वाले हैं, इन्हीं को जनरल फैक्टर कहते हैं।
जो क्वालिटेटिव है, जिनको गुणात्मक कहते हैं, गुणात्मक को ही चयनित सेलेक्टेड भी कहा जाता है। अब याद रखना, इसमें जो मोरल प्रेशर है, नैतिक दबाव है, ये क्वालिटेटिव है यानी परिणात्मक, सॉरी गुणात्मक है। कंज्यूमर क्रेडिट जो है ये भी गुणात्मक है, पब्लिसिटी भी गुणात्मक है। बैंक रेट परसेंटेज में होता है, याद रखो, ये गुणात्मक नहीं, ये गणनात्मक है मेरे भाई, याद रखना। अब क्योंकि सवाल में तो यही पूछा है ना, कौन सा गणनात्मक है, कौन सा क्वांटिटेटिव है, परिणात्मक है या गणनात्मक है, तो ये बैंक रेट हो जाएगा बेसिकली। बाकी तीन अगर पूछ रहा है तो वो क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक हो जाए। अगला क्वेश्चन है, केनेजियन थ्योरी के अनुसार मौद्रिक नीति की संचरण प्रक्रिया क्या रहती है? यानी जो मौद्रिक नीति है बेसिक तौर पर वो किस में डील करती है? मौद्रिक नीति का मुख्यतः संबंध किससे होता है? तो मौद्रिक नीति जो है उसका मुख्यतः संबंध रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ब्याज की दरों से होता है। ये जो सीआरआर का बढ़ना या घटना, एसएलआर का बढ़ना या घटना, रेपो रिवर्स रेपो का घटना और बढ़ना, ये हमारे लोन का जो ब्याज है उसको इंपैक्ट करते हैं और उसी से महंगाई को एडजस्ट करने में हेल्प मिलती है, कम या ज्यादा करने में हेल्प। मौद्रिक नीति जो है वो रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट से चलती है। भारत में मौद्रिक नीति बनाई जाती है, उसका कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो जो भारत में मौद्रिक नीति बनाई जाती है उसका एक उद्देश्य जो इसमें से नहीं आता वो कौन सा है? याद रखना, तो इसके उद्देश्यों की अगर मैं बात कर रहा हूं तो याद रखो कि सर यहां पर आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले, ये बात आरबीआई भी चाहता है, कीमत स्थिरता बनी रहे, महंगाई ना बढ़े घटे, और विनिमय दर को रखा जाए। यानी विनिमय दर कहते हैं डॉलर और रुपी का रिलेशन, या डॉलर और रुपी और यूरो का रिलेशन होता है, जो विदेशी व्यापार को नियमित करना। याद रखो, ये विदेशी व्यापार को विनियमित करना यानी कंट्रोल करना, रेगुलेट करना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री का काम है, ये काम आरबीआई का नहीं है। तो रेगुलेट करना व्यापार को, ये नहीं आए। कौन सा गुणात्मक साख नियंत्रण की विधि नहीं है? गुणात्मक नहीं है यानी फिर से वही बात है, गणनात्मक है। तो गणनात्मक कारक में क्या आता है, जिनको हम जनरल या सामान्य फैक्टर भी कहते हैं, गुणात्मक साख विधि नहीं है। देखो, राशनिंग क्रेडिट, डायरेक्ट एक्शन, मोरल, सारे बताए मैंने आपको, ये बार बार आएंगे आपके पास, ये सारे क्वालिटेटिव हो जाएंगे, गुणात्मक हो। ये ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसका मतलब मैंने आपको बताया, सरकारी चीजों को आरबीआई के द्वारा खरीदना और बेचना, महंगाई को एडजस्ट करने के लिए। बेचा जाए तो महंगाई कम, खरीदा जाए आरबीआई द्वारा तो महंगाई ज्यादा हो जाती। कौन सा केंद्रीय बैंक का साख नियंत्रण उपकरण नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा उपकरण जो साख को, क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम करे, वो नहीं है? तो याद रखो, बैंक रेट से करे तो हो जाएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन से करे तो हो जाता है, सीआरआर से करे तो हो जाता है, क्रेडिट क्रिएशन करे तो सर कैसे होगा? क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन को ही तो कंट्रोल करना है, साख के सर्जन को ही तो कंट्रोल करना है, वो खुद कहां उसका फैक्टर होगा, बाकी के फैक्टर होंगे जो उसको कम या ज्यादा करते होंगे। पंप प्राइमिंग का प्रयोग किया जाता है किस लिए? पंप प्राइमिंग, भाई सीधी सी बात है, पंप प्राइमिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज है उसको पंप करना है। पंप करने से, सामान्य तौर पर एक वर्ड माइंड में लेकर आओ, पंप करने से क्या होता है? कोई चीज ऊपर की तरफ आती है। अब हमें पंप प्राइमिंग करना है, यानी कुछ ऐसा अपनाना है कि मौद्रिक नीति बढ़ जाए, हमारे देश के अंदर मनी सप्लाई ज्यादा आ जाए। ऐसा कब करेंगे? जब मुद्रा प्रसार के लिए समय हो, या जब हम दिक्कत परेशानी में हो, जब हम मुद्रा संकुचन में हो, जब हमारी मुद्रा संकुचन के समय में हो, मुद्रा नीचे जा रही हो, महंगाई बहुत ज्यादा घट रही हो, क्योंकि घटना बहुत अच्छा नहीं है देश के लिए। तो आपने कहा सर हमें पंप प्राइमिंग की जरूरत उस समय पड़ती है जब हमारे हालात अच्छे ना हो। ये बात ध्यान रखना, ये नहीं पूछा पंप प्राइमिंग करने से क्या होगा, बल्कि ये पूछा कब उसकी जरूरत पड़ेगी। जब हम नीचे की स्थिति में हो, कॉन्ट्रैक्शन में हो, संकुचन में हो, तो जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद हम उससे एक्सपेंशन कर पाएंगे, उससे हम दोबारा मनी सप्लाई बढ़ा पाएंगे, महंगाई को बढ़ा पाएंगे। एक कंट्रोल तक महंगाई बढ़ना देश के लिए अच्छा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, खुले बाजार की क्रियाएं किससे संबंध रखती हैं? मैंने आपको बताया है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, अभी कहा सेल परचेज करना है सरकारी चीजों का, और ये सिर्फ सरकार में खरीदा बेचा जाएगा आरबीआई के माध्यम से, क्योंकि आरबीआई सरकार का एजेंट है।
आरबीआई सरकार का एजेंट है। व्यापारिक बैंकों के द्वारा साख निर्माण की मात्रा रेपो दर में क्या प्रभाव होगा? यानी अगर रेपो दर जो है वो बढ़ा दी जाती है तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा? मैंने अभी अभी आपको बताया, चाहे सीआरआर बढ़ाओ, एसएलआर बढ़ाओ, रेपो रेट बढ़ाओ, बैंक एमएसएफ रेट बढ़ाओ, इन सबको बढ़ाओ या ओपन मार्केट में परचेजिंग सेलिंग करो, इन सबको करने से जो क्रेडिट का क्रिएशन है वो कम हो जाता है, तभी तो महंगाई कम होती है। मनी की सप्लाई को ही क्रेडिट क्रिएशन से याद रखना है। लिक्विडिटी भी कह सकते हो, इन्फ्लेशन भी कह सकते हो। तो ये कम हो जाएगा जब जब रेपो इंक्रीज करेगा। तरलता समायोजन सुविधा यानी एलएएफ की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? एलएएफ क्या होता है सर? जो रेपो रेट है हमारा और रिवर्स रेपो रेट, जो शॉर्ट टर्म में हमारे लेन देन करते हैं आरबीआई से बैंक के लोन का आना जाना होता है, ये 1998 में शुरू हुआ, इससे पहले नहीं था। 1998 से पहले ये था ही नहीं, और इसको एलएएफ बोला जाता है। इसको एक एम नरसिम्हन कमेटी थी जो बैंकिंग सुधार के लिए बनी थी। तो जो एक नरसिम्हन कमेटी बनी बैंकिंग में सुधार लाने के लिए, उस कमेटी ने कहा था कि हम एक ऐसी सुविधा की शुरुआत करें जो एलएएफ का काम करे। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की शुरुआत की गई। साख एवं विनियोग नियंत्रण के लिए केंद्रीय बैंक को क्या करना चाहिए? यानी क्रेडिट क्रिएशन जो है उसको कंट्रोल करना। सीधी सी बात है, क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? मैंने कहा सीआरआर हो तो बढ़ाओ, एसएलआर हो तो बढ़ाओ, रेपो रेट है बढ़ाओ, बैंक रेट बढ़ाओ, एमएसएफ बढ़ाओ और ओपन मार्केट में सेल करो। अब इसमें देख लो कौन सा होगा। सर सीआरआर बढ़ाओ, बैंक रेट बढ़ाओ, ये तो ठीक लग रहा है, बिल्कुल नो डाउट। सीआरआर बढ़ाओ, बैंक रेट घटाओ, यहां गलत हो गया। सीआरआर घटाओ, ये यहां गलत है। सीआरआर घटाओ, ये भी यहां गलत है। तो इन चारों में अगर आप ध्यान से देखो तो पहली वाली स्टेटमेंट ठीक है, बाकी सब गलत है। स्फीतिकारी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने यानी महंगाई को रोकने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? महंगाई को नियंत्रित करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? इसको कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। महंगाई को रोकने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाएगा? तो बैंक रेट का भी होगा, सीआरआर भी होगा, रेपो भी होगा और एसएलआर भी होगा। ये सारे के सारे होंगे, इन सभी का होगा। ऑल ऑफ दीज यानी ये सारे के सारे होंगे। ये सभी ठीक है। ये इंग्लिश वर्ड गलत है, पॉइंट ठीक है हिंदी के हिसाब से, तो ये पॉइंट इंग्लिश कन्वर्सेशन गलत हुई है यहां पर। चलिए, एक देश को सस्ती मुद्रा नीति अपनानी चाहिए कब? देखो, सस्ती मुद्रा नीति का मतलब यह है कि कम ब्याज दर अपनाना चाहिए, और ब्याज दर कम होने से क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ेगी। ब्याज के दर कम होने से ज्यादा पैसा होगा, महंगाई बढ़ेगी। पर ऐसा कब करना चाहिए? तब कहोगे सर एक देश को कम ब्याज दर वाली नीति, सस्ती मुद्रा नीति तब अपनानी चाहिए जब वहां पर एक्टिविटी यानी वहां पर रोजगार और आर्थिक क्रियाओं का स्तर नीचा हो, उसको बढ़ाना हो। तो सस्ती मुद्रा नीति उसको बढ़ाने में हेल्प करेगी। वहां पर जब लोगों के पास पैसा आएगा, कम ब्याज पर लोन लेंगे, कारोबार करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे, एक्टिविटी बढ़ेगी, देश की जीडीपी बढ़ेगी। तो सस्ती मुद्रा नीति अपनानी चाहिए जब देश में रोजगार का स्तर नीचे हो। बैंक रेट किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो आप जानते हो कि बैंक रेट हो या रेपो रेट हो या रिवर्स रेपो रेट हो, ये जितने भी रेट होते हैं सर हमारे, इन सब को जो निर्धारित करने की जिम्मेदारी है मेरे दोस्त, वो किसकी है? वो जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आरबीआई की है। वो जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ जो है वो किसकी है मेरे दोस्त? आरबीआई की है। वैसे मैं आपको बता दूंगी, अगर आप इस बार इकोनॉमिक्स में क्वालिफाई करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि भाई आपको जरूरत है बेहतरीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की, कंप्लीटली प्रैक्टिस करने की, ये बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। बिहार शिक्षक भर्ती 2024 बीपीएससी टीआरई 3.0 को टारगेट करते हुए कंप्लीट प्रैक्टिस बैच है। ये टारगेट लाइव होता है हमेशा, और इसके अंदर आपको वीओडी फॉर्म में सारी इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिल सकती है। जितने दिन बचे हैं, अगर आपने पूरी ईमानदारी से प्रयास कर लिया तो अभी भी वक्त है आपके पास, क्योंकि दिन में 24 घंटे हैं। आप 24 घंटे में खाने पीने, जरूरत की चीज और सोने का टाइम निकाल कर बाकी अपने बचे हुए टाइम को, सिर्फ 1 महीने के भी कम समय को डेडिकेट कर दीजिए स्टडी के लिए।
एक बार आपने ऐसा कर लिया, आपका जीवन सुधर जाएगा, बेहतर हो जाएगा। आप 15 दिन में भी पूरा कोर्स निपटा सकते हो अगर आपके अंदर वो लगन है कि मुझे इस बार तो टीचर बनना ही है बिहार में, क्योंकि ऐसे सुनहरे अवसर बार बार नहीं आया करते। इतने अच्छे मौके की एक एक साल में 2-2 लाख वैकेंसी आने के बाद फिर 80,000 से ज्यादा वैकेंसी इस बार है, और अगली बार भी 1 लाख वैकेंसी के करीब 2024 में ही होंगी। तो इतना अच्छा मौका आपको जो मिल रहा है उसको कैश कर लीजिए भाई, छोड़िएगा मत। चाहे आप उसमें सेल्फ स्टडी करें, चाहे आप एडमिशन की जरूरत है तो वो करें, क्लासेस की जरूरत है वो करें, लाइव करें, कॉन्सेप्ट क्लास की जरूरत है तो कॉन्सेप्ट को भी पढ़ सकते हैं। मौद्रिक नीति जो समिति मैंने आपको बताया है कि आरबीआई के अंतर्गत जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इसी के द्वारा बनाई जाती है। अब इसको लेकर बात कही गई है, देखो याद रखो कि इसको बनाया जाता है आरबीआई के द्वारा। ये बनाई गई है एक 6 मेंबर की समिति जिसका अध्यक्ष आरबीआई गवर्नर होता है। ये बात सही है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि स्टैट्यूटरी का मतलब होता है जिसको लाने के लिए कोई कानून बनाया गया हो। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कानून लाया गया इसके लिए आरबीआई एक्ट 1934 में ही सेक्शन 45Z(b). मुद्रास्फीति के लक्ष्य को निर्धारित करना ये काम नहीं है इसका, ये काम सरकार का है और ये आरबीआई की सलाह से किया जाता है। इस कमेटी का काम तो ये है कि जो भी इन्फ्लेशन टारगेट है उसको पूरा करने के लिए ब्याज दरों को डिसाइड किया जाए। इसका काम टारगेट डिसाइड करना नहीं है, तो याद रखो वो काम आरबीआई का है। यदि आरबीआई सीआरआर को बढ़ा कम कर देती है तो क्या होगा? यदि सीआरआर का रेट कम हो जाता, मैंने क्या बताया आपको सर, अगर सीआरआर का रेट कम हो जाएगा तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ जाएगा, क्योंकि सीआरआर में आरबीआई के पास जो कैश रखना है वो कम होगा तो फिर ज्यादा लोन दे पाएंगे। सामान्यतः बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, याद रखना। अब बैंक रेट में ज्यादातर हमें लगता है बैंक रेट वो जिस पर बैंक ग्राहक को लोन देते हैं, नहीं भाई। वो रेट जिस पर आरबीआई किसी बैंक को लोन देता है, आरबीआई किसी बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए विदाउट कोलेट्रल बिना गारंटी के लोन देता है, उस रेट को आरबीआई में बैंक रेट कहा जाता है। तो वो रेट जिस पर सेंट्रल बैंक यानी देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई देश के अन्य बैंकों को लोन देता है उसी को बैंक रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो रेपो रेट में भी ये होता है कि आरबीआई किसी बैंक को लोन देता है और वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। बैंक रेट में लॉन्ग टर्म के लिए देता है आरबीआई और रेपो रेट में शॉर्ट टर्म के लिए। और याद रखो कि सर रिवर्स रेपो में क्या होता है कि बैंक जो है वो आरबीआई को देता है, यानी आरबीआई जो है वो बैंक से लेता है, जिस पर आरबीआई किसी बैंक से लोन लेता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। वाणिज्यिक बैंकों में अगर आरबीआई जो है जो वैधानिक न्यूनतम है, जो मैंडेटरी है, जैसे सीआरआर है, वो वैधानिक है, कानूनी है, रखना है होगा। उसके अलावा अगर कोई जमा करता है आरबीआई के पास बैंक, तो बैंक अगर आरबीआई के पास जो सीआरआर है उसके अलावा जमा करता है तो उसको एक्सेस रिजर्व कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? अतिरिक्त रिजर्व कहेंगे, क्योंकि सीआरआर मैंडेटरी है, वो सबको करना है, नहीं करा तो जुर्माना है। उसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लेकर एक बार और सवाल देखो ध्यान से कि सर ये आरबीआई में ब्याज दरों का निर्धारण करती है, ये बात ठीक है। इसमें 12 सदस्य होते हैं, अब गलत है। इसका अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री, तो ये भी गलत है, क्योंकि आपने याद कर लिया है सर कि आरबीआई गवर्नर होता है अध्यक्ष। और याद रखो ये 6 मेंबर होते हैं, 3 सरकार 3 आरबीआई के होते हैं। और ये भी याद रखो कि इसको आरबीआई ब्याज दरों का निर्धारण करने के लिए बनाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अगर बात करें तो आपको याद रखना है क्या क्या मॉनेटरी पॉलिसी का कंपोनेंट है, टूल है, याद रखना। तो मॉनेटरी पॉलिसी में बैंक रेट आता है, ठीक है, ओपन मार्केट भी आता है, लेकिन पब्लिक डेट और पब्लिक रेवेन्यू जो शब्द है ये नहीं आता। ये दोनों शब्द जो है वो इसके अंदर नहीं आते। बैंक रेट आता है और ओपन मार्केट ऑपरेशन आता है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मैंने कहा 6 महीने में, सॉरी 1 साल में 6 बार बनाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ 2-2 महीने के गैप पर, और 2 महीने के गैप को बाई मंथली कहा जाता है। 2-2 महीने का मतलब है बाई मंथली, द्विमासिक। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? मैंने बताया आपको आरबीआई का गवर्नर ही हमेशा इसका पदेन अध्यक्ष होता है। एमपीसी जो बनाई गई है वो एक वैधानिक संस्था है। मैंने आपको यह भी बताया कि आरबीआई एक्ट 1934 की सेक्शन 45Z(b) के तहत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो 2016 में बनी है पहली बार,
उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश पर उसको लाया गया। तो ये है आज की क्लास के 25 क्वेश्चन मॉनेटरी पॉलिसी पर बेस्ड। लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कराता हूं मैं अपनी प्रैक्टिस क्लास के अंदर, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं कैरियर विल ऐप पर, या टीचिंग लाइव क्लास में जाएंगे, टीचिंग कैटेगरी में जाएंगे, और टीचिंग कैटेगरी में जाने के बाद आपको ये बैच अवेलेबल होगा, उसमें जाकर आप इसको देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।